हेलो फ्रेंड्स। मनोविज्ञान में एक टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्लियर आवाज़ भी आ रही होगी। आशा करता हूँ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हाँ, आपका शेयर और आपके लाइक कमेंट मुझे प्रोत्साहन करेंगे कि मैं आगे और इससे वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ। चलिए अपन बात करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, कहाँ से ये शब्द आया है। तो देखिए, मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी, क्लियर लिखा हुआ है। साइकोलॉजी जो है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ मनोविज्ञान निम्न में से किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए साइकोलॉजी, बी साइको प्लस लोगस, सी कुछ और, डी कुछ और दे देगा। तो जो ये मनोविज्ञान जो शब्द है वो किससे आया, साइकोलॉजी से आया। लेकिन जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किससे आया, साइको प्लस लोगस से आया। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। एक बात तो ये, अब ये जो साइकोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। और वो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं, एक तो है साइकी और एक है लोगस। एक तो क्या है साइकी और एक क्या है लोगस। आई बात समझ में आपको। तो साइकी का अर्थ तो क्या है अपने लिए, आत्मा, जो क्लियर दिख रहा होगा आपको। और लोगस या लोगस का जो अर्थ है वो है अपने विज्ञान या अध्ययन। इसीलिए मनोविज्ञान को अपन क्या कहते हैं, आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। अब देखो, एक तो दो चीज तो क्लियर होगी, यानी मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के साइकी लोगस से बना है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भाई। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया वो किसने किया है, रुडोल्फ गोयकले ने किया है। किसने किया है, रुडोल्फ गोयकले ने। बात आती है कि रुडोल्फ गोयकले ने कहा और कौन सी इसकी किताब है। तो रुडोल्फ गोयकले की बुक है साइकोलॉजिया। बुक का क्या नाम है, साइकोलॉजिया। याद रखिएगा, बुक का नाम है साइकोलॉजिया। और ये बुक आई थी 1590 में। यानी एक बात क्लियर होगी कि 1590 से पहले मनोविज्ञान जैसा कोई शब्द नहीं था। आपसे पूछ ले भाई मनोविज्ञान शब्द आया, ऑप्शन ए 1500 ईस्वी के बाद, बी 1200 ईस्वी के बाद, सी 1900 ईस्वी के बाद। तो अपन बताएंगे 15वीं ईस्वी के बाद में आया या 15वीं शताब्दी के बाद में आया, यानी क्योंकि 1590 में आया। तो साइकोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले साइकोलॉजिया नामक किताब में आया है और 1590 में आया। क्लियर बात, आगे बढ़े। यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, ये किसने किया और किसमें किया। तो रुडोल्फ गोयकले ने किया, उनकी किताब थी साइकोलॉजी, उसमें किया और 1590 में किया। अब देखो दो तीन चीजें हो रही हैं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का जनक देश तो यूनान, क्योंकि भाई जो साइकोलॉजी है या साइको प्लस लोगस जो है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के हैं। आई भाषा में, तो इसका जनक देश भी कौन कहलाता है, यूनान। ध्यान दीजिएगा, जनक या पिता इसका कौन है, यदि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर पूछ लेता तो अरस्तु। यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। जननी यानी ये किस ग्रंथ से आया है, तो दर्शन शास्त्र। अब यहां से अपनी बातें स्टार्ट होती है कि दर्शन शास्त्र क्या है। तो दो तीन चीजें, चार पांच चीज क्लियर हो चुकी हैं। देखो, मनोविज्ञान साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द, साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण। साइकोलॉजी बना साइकी प्लस लोगस से। साइकी का अर्थ क्या है, लोगस का अर्थ क्या है, वो मैंने बता दिया आपको। मनोविज्ञान जो है शब्द सबसे पहले कब आया, 1590 में आया। किस ग्रंथ में आया, साइकोलॉजी में। यह ग्रंथ किसका है, रुडोल्फ गोयकले का है। साइकोलॉजी का जनक देश कौन सा, यूनान। इसका जनक व्यक्ति कौन है या मनोवैज्ञानिक कौन, तो अरस्तु। और जननी कौन है, तो दर्शन शास्त्र। अब देखिए दर्शन शास्त्र से कैसे मनोविज्ञान अलग हो उसकी अपन बात करेंगे थोड़ी सी। दर्शन शास्त्र में क्या होता है, अति इंद्रिय अध्ययन होता है, अति इंद्रिय अध्ययन। जबकि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है, इंद्रिय अध्ययन होता है। अब बात यह आती है कि सर अति इंद्रिय क्या और इंद्रिय अध्ययन क्या है। तो ध्यान दीजिए, देखो इंद्रियां या जिसको हम बोले ज्ञानेंद्रियां, यानी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यानी नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। ये 5 तो क्या अपने लिए इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां। इनसे जो अध्ययन होगा वो तो अपने किस में आएगा, सिंपल से ज्ञान की बात है जो दिख रहा है अपने सामने, है ना, यानी मनोविज्ञान में। लेकिन यानी अपन बात करें कि भाई नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना, इनके अलावा यदि कोई अध्ययन होता है तो वो अध्ययन क्या कहलाता है भाई, अति इंद्रिय अध्ययन कहलाता है। वो अध्ययन क्या कहलाता है, अति इंद्रिय अध्ययन कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको। तो मनोविज्ञान में जो अध्ययन होता था वो अति इंद्रिय अध्ययन होता था, यानी जिसमें भूत प्रेत आत्मा परमात्मा इनका अध्ययन किया जाता था। लेकिन जब पता लगा कि भाई मनुष्य का अध्ययन करना है तो मनुष्य का अध्ययन के लिए
इन अतीन्द्रिय अध्ययन तो हो नहीं सकता, यानी मनुष्य क्या है क्या नहीं तो इंद्रियों द्वारा अध्ययन किया जाएगा। चलिए एक नोट लिखा है, देखिए ध्यान से, क्या है नोट कि केलर की पुस्तक साइकोलॉजी में, हाँ अब बात ये आती है कि भाई मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है और जननी दर्शन शास्त्र है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो मनोवैज्ञानिक हुए केलर, क्या नाम है? केलर। देखो इनको थोड़ा जोर आएगा याद रखने में, शुरू में धीरे धीरे 5 10 25 बार बोलोगे तो याद हो जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है और जननी जो बुक है ग्रंथ वो दर्शन शास्त्र है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो केलर की पुस्तक है साइकोलॉजी, उसमें इस चीज का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइकोलॉजिया में हुआ है 1590 में, जनक अरस्तु जननी दर्शन शास्त्र, लेकिन इन दोनों बातों का जो उल्लेख मिलता है वो केलर की पुस्तक है साइकोलॉजी, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे अपन मनोविज्ञान के विकास क्रम की। ये 2-3 चीजें अपन ने देखी, भाई मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है, ये उसकी जननी जो है दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र से अलग होने का कारण ये कि भाई मानव का अध्ययन करना पड़ेगा और मानव अध्ययन जो है ज्ञानेंद्रियों से होगा, अतीन्द्रिय अध्ययन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपन मनोविज्ञान के विकास क्रम की। अब देखो मनोविज्ञान का विकास क्रम है क्या, यानी सबसे पहले आत्मा, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना और लास्ट में क्या आ गया? व्यवहार का विज्ञान। अब इन यानी नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 मन मस्तिष्क, नंबर 3 चेतना और नंबर 4 व्यवहार, इन चारों पॉइंट्स की अपन बात आगे करेंगे। कंटिन्यू रहिए, देखो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और क्लियर होगी एक एक बात। यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर ये क्या था, गलती है, यदि कोई गलती हो तो सुधारेंगे। आप इसमें हमारा प्रोत्साहन कीजिए और आप भी देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए अपने आराम से बैठ के। चलिए अब देखो नंबर 1 पे बात करते हैं आत्मा का विज्ञान, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान में जो है वो है आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान को ही अंतःकरण का विज्ञान भी कहते हैं। एक बात तो यानी एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना तैयार, यानी अंतःकरण का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान दोनों एक है। पहली बात आ जाती है अब यहाँ पर कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो प्लेटो ने। क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो। अब इसके जो समर्थक थे वो कौन थे? रुडोल्फ गोइकले, अरस्तु, डेकार्टे, ये क्या थे? इसके समर्थक थे कि भाई मनोविज्ञान जो आत्मा का विज्ञान है, ये बात कहीं हद तक सही भी है। अब ये जो है अब समय काल यानी कौन से समय पर ये रहा? तो 15वीं 16वीं सदी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन 16वीं सदी के अंत तक इसको खारिज कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। अब कैसे इन्होंने कहा? तो देखो मनोविज्ञान वही बात आती है कि मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द से बना है और साइकी और लोगस, साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। आई बस में, तो यहां से आत्मा का अध्ययन यानी क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन हो गया। अब देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि ये जो विभक्त किया कौन सा कि साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, ये किसने किया? कमेंट करके मुझे बताइए कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है वो साइकी और लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये विभक्त किसने किया? तो ये जो कार्य किया वो किया गैरेट ने। किसने किया भाई? गैरेट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, ध्यान रखिएगा, और ये लिखा भी है मैंने, ठीक है ना। अब क्लियर दिख रहा होगा ये कि ये विभक्त करने का कार्य किसने किया भाई? गैरेट ने किया। यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन आया हुआ एक बार। साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द नहीं, साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द नहीं। ग्रीक भाषा का शब्द तो साइकी और लोगस है, और ये विभक्त करने का जो कार्य किया वो किसने किया भाई? गैरेट ने, ठीक है। ध्यान रखिए, गैरेट, गैरेट यानी गैराज, गैराज तोड़ने फोड़ने काम ही करता, ध्यान रखिए। अब देखो आगे, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना क्या है भाई? मनोविज्ञान, यहाँ से बात निकल के आई। लेकिन बात क्या होती है कि 16वीं सदी में ये क्या हो जाती है? अस्वीकार्य हो जाती है। कह दिया जाता है भैया आत्मा का विज्ञान करे, और विज्ञान का मतलब क्या होता है? यानी जिसको प्रूव कर सके, जिसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझा जा सकते, बताया जा सकता। यानी ये लिखा मैंने कि आत्मा क्या है, कैसे बताओगे आप, इस पे कैसे प्रयोग करोगे, इसका मूर्त रूप क्या है भाई? कभी किसी ने देखी आत्मा? तो अब आप कैसे प्रूव करोगे इसको प्रैक्टिकली? क्योंकि विज्ञान जहाँ है वहाँ प्रैक्टिकल, और जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ मूर्त रूप है। इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। तो ये 16वीं सदी के अंत में क्या कर दिया? इसको अस्वीकार। याद रखिएगा, 15वीं सदी से शुरू होता है, 16वीं सदी में क्या हो जाता है? अस्वीकार हो जाता है। आलोचक, जिसका प्रमुख आलोचक है वो है J.S. रोस। उन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान कहना गलत है, मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो पहली चीज आपको समझ में आई, यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या अंतःकरण का विज्ञान कहते हैं। ये कहने वाला प्लेटो था। समर्थक कौन है? मैंने बताया आत्मा का विज्ञान कैसे कहा, सब चीजें आ गई। और समर्थक या आलोचक कौन है? तो आलोचक है J.S. रोस।
नेक्स्ट बात करते हैं मन और मस्तिष्क का विज्ञान, इसकी बात करते हैं। यानी जब आत्मा का विज्ञान खारिज हो गया तो उसके बाद आया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। देखो मन और मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है, पहली बात तो कब आया, तो ये यहाँ लिखा हुआ है 16वीं सदी, ठीक है ना, 16वीं 17वीं सदी में ये रहा। क्लियर। मन मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहने वाला कौन था, पेम्पोनोजी या पेम्पोलॉजी, एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली स्थिति नहीं है। यानी मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो पेम्पोलॉजी ने, जबकि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो प्लेटो ने। कौन कौन समर्थक वो भी ध्यान रखने पड़े। अब देखो इसके समर्थक कौन है, जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कली, टीचरी, ठीक है ना, ये इसके क्या है समर्थक। यानी इनका मानना यह है कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान, और ये बात सही भी है। इन्होंने देखो कैसे डिवाइड किया, यानी पेम्पोनोजी ने साइकोलॉजी को दो भागों में बांटा, एक तो साइकी और एक लोगस। यहाँ पर साइकी का इन्होंने अर्थ बताया मन और मस्तिष्क, और लोगस का अर्थ वही अध्ययन या विज्ञान। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर फिर यहाँ से आ गया कि भाई मनोविज्ञान क्या हो गया, मन और मस्तिष्क, यानी मन और मस्तिष्क का अध्ययन करना क्या है, विज्ञान। अब देखो यहाँ से दो चीज़ आती है, बहुत बार विद्यार्थियों को लगता है कि सर मन और मस्तिष्क दोनों एक होते हैं, अलग होते हैं। तो देखिए पहली बात यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया मुझे बताइए, एक व्यक्ति है ये रामलाल, ठीक है ना, तो इस रामलाल का मन तो कहाँ है मुझे बताइए। मन और मस्तिष्क आपको आप होता ना बहुत बार, मेरा मन तो कर रहा है यार लाडू खाऊं, लेकिन नहीं डायबिटीज नहीं खा सकी हूँ, तुम्हारा मन तो कर रहा है लेकिन माथ तो कहे कि भाई नहीं, तो इसका मतलब मन कहाँ है यूँ, अपने आप से पूछ के देखिएगा मन क्या है यूँ। वैसे ध्यान रखिएगा अपन जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं भारत में मन और मस्तिष्क को अलग माना जाता है, लेकिन पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है उसमें मन और मस्तिष्क को एक ही माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो मन और मस्तिष्क दोनों क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है ना, मन जैसी कोई विषय वस्तु नहीं है। यानी आपके जो मस्तिष्क में विचार आते हैं वही बात आपके मन तक भी आती है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई कि पेम्पोनोजी के अनुसार मनुष्य को समझने के लिए उसके मन मस्तिष्क का अध्ययन आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। अरे भाई आपको यदि किसी व्यक्ति को समझना है कि भाई इस व्यक्ति का कैसा होगा क्या हुआ, तो उसके मन और मस्तिष्क को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हो या उसको समझ नहीं सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही उन्होंने। और ये जो बात है यानी ये कैसे कर सकते हैं, 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संग्रहण मन और मस्तिष्क में होता है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताई थी 5 इंद्रियां, ठीक है ना। तो इन 5 इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान का संग्रहण होगा उसी के आधार पर अपना व्यक्तित्व या मन या व्यक्ति के बारे में पता लगेगा, इसलिए मन मस्तिष्क का अध्ययन संभव है। चलिए ठीक है। अब इसकी आलोचना करने वाले कौन, देखो आलोचक कौन है, आलोचक है विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सल्ली। इन्होंने कहा कि मन मस्तिष्क में आए विचारों को प्रकट करना, ठीक है ना, मन मस्तिष्क में आए विचारों को प्रकट करना, इनको मूर्त रूप में कैसे प्रकट करोगे आप, उसको कैसे प्रैक्टिकली प्रूव करोगे कि जो आप बता रहे हो सही है। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया ये बात तो गलत हो जाती है आपकी। यानी ये भी इन्होंने वही क्वेश्चन मार्क लगा दिया फिर से लाके कि भैया आप ये बताओ कि आपका मन में क्या है, उसको कैसे प्रूव करोगे आप, क्योंकि विज्ञान जो है वहाँ प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए ये भी 17वीं सदी के अंत तक जो है मनोविज्ञान का जो मन और मस्तिष्क विज्ञान था वो भी क्या हो गया, खारिज हो गया। अब उसके बाद में आया चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान। जनकों ने विलियम वुंट। देखो इनको प्रत्येक क्वेश्चन में आपसे पूछेगा आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो प्लेटो। आपसे पूछेगा मन मस्तिष्क विज्ञान किसने कहा, क्या होगा, पेम्पोनोजी। आपको चेतना का विज्ञान किसने कहा, मनोविज्ञान को, तो विलियम वुंट। और इसके जो सहयोगी थे, समर्थक थे, वो है विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, वाइस या इसको वाइगोत्स्की भी नाम से जाना जाता है। अब देखो चेतना का विज्ञान क्या है, कैसे आया, उन सब की अपना आगे चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखो जर्मनी में 1879 में लिप्जिंग नगर में, ध्यान दीजिएगा यहाँ बहुत बड़े स्टूडेंट गलतियां करते हैं, लिप्जिंग नगर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। तो नगर का नाम भी लिप्जिंग है और विश्वविद्यालय का नाम भी क्या है, लिप्जिंग, ध्यान रखिएगा। यानी जर्मन के लिप्जिंग नगर में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, क्योंकि आपको प्रयोगशाला मतलब क्या हो गया, यानी आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताना कि भाई मनोविज्ञान है, किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपसे पूछ लेगा कि भाई मनोविज्ञान वो चेतना विज्ञान किसने कहा, विलियम वुंट ने। समर्थक कौन है, तो विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, वाइस। जर्मनी में 1879 में जर्मन के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। फिर से जोड़ लगा के बोल रहा हूं। और विश्वविद्यालय का नाम था लिप्जिंग। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम है भैया कार्ल मार्क्स। वर्तमान में जो नाम है वो इसका नाम है कार्ल मार्क्स। से नीचे लिखा हुआ भी है कि वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी
जाती है। यानी जो पहले लिप्जिंग थी, लिप्जिंग शहर में, उसका नाम वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है ना। अब नीचे और लिखा देखो, इधर ही देखिएगा आप कि विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक। ध्यान दीजिएगा कि विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। देखो इसमें भी बहुत बार गलतियां होती हैं। विलियम जेम्स बहुत सारे किताबों में, बुकों में बताया हुआ है और बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। विलियम जेम्स नहीं, विलियम वुंट है, क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान को एक पहचान दिलाई थी। इनकी बदौलत मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना था। ठीक है ना। मनोविज्ञान 1880 ईस्वी में स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा प्राप्त कर पाया था। इसलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुंट से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए भाई। विलियम वुंट, एक क्वेश्चन तो क्या हो गया कि प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले किसने की? विलियम वुंट ने की। कहाँ पर की? लिप्जिंग, जर्मन के विश्वविद्यालय का नाम लिप्जिंग, वर्तमान उस विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। और मनोविज्ञान को स्वतंत्र दर्जा दिलाने का कार्य भी किसने किया? विलियम वुंट ने किया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते, देखो इधर लिखा है विलियम जेम्स, एक नोट डाल के लिखा मैंने। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और प्रकार्यवाद का जनक भी कहते हैं। प्रकार्यवाद क्या है, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। यानी विलियम जेम्स और विलियम वुंट में आपस में मतभेद हो गए थे। यहाँ तक तो चेतना का मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना तक तो ठीक था। इसके बाद इन दोनों में आपस में मतभेद हो गया था। इसलिए विलियम वुंट ने तो एक वाद दिया था, इसको बोलेंगे अपन संरचनावाद, और विलियम जेम्स ने जो वाद दिया था उसका नाम था प्रकार्यवाद या कार्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे अपन और नेक्स्ट की तरफ। प्रकार्यवाद, विलियम वुंट ने चेतना पर प्रयोग किए। ठीक है ना। विलियम वुंट ने किस पर प्रयोग किए थे? चेतना पर प्रयोग किए। इसके लिए उन्होंने अंतर्दृष्टि विधि का भी जन्म हुआ था। ये भी अंतर्दृष्टि लिखी थी, इंट्रोस्पेक्शन, यानी टू लुक विद इन, यानी व्यक्ति स्वयं अपने मस्तिष्क के द्वारा अपना खुद का अध्ययन करे, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाती है। ठीक है ना। इसकी भी बात करेंगे अपन पूरी आगे। इसी के साथ 1880 में, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, 1880 में मनोविज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में दर्जा प्राप्त कर पाया। ये लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र दर्जा दिलाने का कार्य विलियम वुंट ने किया, इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अभी इसके आलोचक कौन थे? वो थे विलियम मैकडूगल। क्यों थे आलोचक? आपको पता लग जाना चाहिए विलियम मैकडूगल का नाम लेते ही, क्योंकि उन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन जैसी 3 स्थितियां बताई थी। इस कारण से एक आलोचक रहे, क्योंकि विलियम वुंट केवल एक प्रकार के चेतन मन का उल्लेख किया, जबकि इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। नंबर 4 पे आ जाता है अपना व्यवहार का मनोविज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान के बाद में आ गया व्यवहार का विज्ञान। जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन, ध्यान रखिए पूरा नाम भी याद रखिएगा इसका। 19वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ, यानी 1900 ईस्वी के आसपास। इसके समर्थक थे स्किनर, आईपी पावलोव, सीएल हल, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल। ठीक है ना। अब बात आती है, देखो भाई व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? ध्यान दीजिएगा भाई, व्यवहारवाद तो आ गया 1900 में, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान का 1900 में, लेकिन बात आती है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? तो 1904-05 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नोट डाउन कीजिएगा कि चीज को आराम से रोक के पॉज करके, कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक विचारों का बाह्य रूप व्यवहार, हिंदी नाम भी इसका ध्यान रखिएगा, इसका डाल रहा हूं मैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसी का हिंदी नाम है मानसिक विचारों का बाह्य रूप व्यवहार है। तो आपसे पूछ ले कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? 1904-05 में। किन की बुक थी? तो ये थी विलियम मैकडूगल, ध्यान रखने का है ना। अरे भाई विलियम मैकडूगल की बुक है, वाटसन की नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो और बुक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में इसका नाम है मानसिक विचारों का बाह्य रूप। आगे देखते हैं। 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी गई। देखो व्यवहारवाद कब आया? 1913 में, जबकि व्यवहार शब्द कब आया? 1904-05 में। और व्यवहारवाद की नींव कहाँ रखी? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। देखो अब ऑप्शन में कोलंबिया विश्वविद्यालय मिलेगा और आपको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय मिलेगा, लिप्जिंग विश्वविद्यालय मिलेगा, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। कोलंबिया विश्वविद्यालय में आया व्यवहारवाद, लिप्जिंग या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है चेतना के अध्ययन से या चेतन मन के अध्ययन से। ठीक है ना। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय। व्यवहार क्या होता है ये ध्यान रखने वाला अच्छा क्वेश्चन है कि व्यवहार क्या है। तो इन्होंने बताया कि मानसिक विचारों का बाह्य रूप, यानी किसी वस्तु को आपने देखा और देखने के बाद में जो आप में संवेदना उत्पन्न हुई, सबसे पहले जो अपने मन में जो विचार आते हैं वो संवेदना होती है,
और उन संवेदना को आपने प्रकट कर दिया तो वो क्या हो गया, व्यवहार। जैसे आपने किसी ऐसा व्यक्ति देखा जो मटमेला सा हो रहा है, गंदा सा हो रहा है, हाँ, ऐसे मान लो उसके बाल बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, और आपको लगता है यार कैसा मतलब गरीब सा आदमी है, और आप उसको देखकर अपना एक अलग सा चेहरा बनाओ, तो वो आपके जो मन में उसको देखने से पहले तो क्या प्रकट हुई, संवेदना। और जो आपने चेहरा बनाया वो क्या हो गया, आपके विचार, और उन विचार से क्या बना आपका व्यवहार, कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को देख के आपके मन में दया आती है, कि आपके मन में गुस्सा आता है, कि क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यानी कि बात वही है कि कोई भी विषय वस्तु आपने देखा, सबसे पहले आपके मन में संवेदना उत्पन्न होगी, और संवेदना को प्रकट करना क्या कहलाता है, अपना यानी कि विचार, और विचारों से अपना क्या बन जाता है, व्यवहार। जिसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, यदि वो हंसता है, रोता है, गुस्सा करता है, वे क्या है, व्यवहार है। व्यवहारवाद आने का कारण क्या था, आपसे पूछ लिया जाए, व्यवहारवाद क्यों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो देखो कारण क्या था, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। अभी मैंने बताया था कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स में द्वंद्व उत्पन्न हो गया था, आपस में लड़ाई हो गई थी इनमें, इनके विचार मेल नहीं खा रहे थे। इस कारण से व्यवहारवाद को मौका मिल गया और प्रभावी हो गया। और आज तक जो है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहारवाद का विज्ञान है। यानी किस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भाई जो विज्ञान है वो किसकी विज्ञान थी, आत्मा की विज्ञान थी। आत्मा की विज्ञान किसकी हो गई, मन और मस्तिष्क की विज्ञान हो गई। उसके बाद किसकी विज्ञान हुई, चेतना की विज्ञान हो गई, चेतन मन की विज्ञान हो गई। और उसके बाद किसकी हो गई, तो व्यवहार की विज्ञान हो गई। इस प्रकार से अभी तक भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाए। अब बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, जिनका डर होता है विद्यार्थियों को सर परिभाषा याद नहीं होती। गारंटी लेता हूं आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, आपको 100% परिभाषाएं याद होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको परिभाषा याद नहीं हो, नहीं हो सकता ऐसा कि आपको परिभाषा याद नहीं हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखी मन। क्या परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं खोज का विज्ञान। अब मेरे को सिर्फ अंडरलाइन करनी है खोज, ठीक है ना। तो मन जो है, जैसे आपका मन है ना, अभी ये यूट्यूब पे जैसे मेरे वीडियो सर्च किया होगा या कुछ और देखोगे, कोई किताब खोदोगे, तो आपका मन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, खोज कर रहा है। क्योंकि मानव व्यवहार, अरे भाई व्यवहार का मनोविज्ञान तो ये सब मान रहे हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो याद रखने वाली बात ही नहीं। आपको याद रखना केवल खोज, कि मन ने क्या बताया, खोज की, मन डोला और कुछ ना कुछ खोज डाला, तो मन से याद रखो खोज। क्रोंड करो, क्रोंड करो सुना होगा आपने, कागला है, सिटिंग ऑन डागला, यानी एक कागला जो है, यदि आप घर के बाहर आके काम करने लग जाए, तो बड़े बुजुर्ग को सुना होगा आपने कभी कि भाई कोई ना कोई आने वाला, कोई आने वाला कौन है, मतलब कोई संबंधी आने वाला है कोई रिलेटिव आने वाला है। तो वो ये कि क्रोंड करो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है, याद रखे। तो क्रोंड करो याद आते आप में क्या आएगा कि कागला, सिटिंग ऑन डागला और संबंध। कागला बोलता है तो रिलेटिव्स ध्यान में आते हैं, तो संबंध का याद रखेगा। मन तो हमेशा खोज करता है, याद रखिएगा। दो परिभाषा मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई जोर नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो भैया नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मन खोज करता है, कागला संबंध बताता है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, बोरिंग। अब बोरिंग तो आप जानते ही हो भाई, है ना, बोरिंग मतलब ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल खोदते मतलब पानी के लिए यदि आवश्यकता है तो ट्यूबवेल बनाना पड़ेगा, बोरिंग। और जब भी ट्यूबवेल बना, सबसे पहले किसका ध्यान रखते हैं अपन, प्रकृति का। प्रकृति का मतलब भाई ट्यूबवेल बना रहे, वहाँ पानी कितना गहरा होगा, पत्थर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अपने ऐसे थोड़ी घर के अंदर ही लाके ट्यूबवेल खोद देंगे, वहाँ चलो बिल्डिंग टूटने दो, या पत्थर ये पानी है नहीं फिर बोरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो बोरिंग ने वही बात बताई कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं प्रकृति का विज्ञान है। तो क्लियर सी बात है, बहुत आसान है। बोरिंग मतलब प्रकृति, याद रखिए, बोरिंग मतलब प्रकृति, मन का मतलब खोज, क्रोंड करो का मतलब क्या हो गया, संबंध। नेक्स्ट देखो स्किनर। स्किनर, आप ये स्किन ले लो, नर ले लो। वैसे नर को जितने अनुभव होते उतने अनुभव किसी को नहीं होते भैया दुनिया में। और ये देखो अनुभव, बात समझ में आई आपको। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान और अनुभव का विज्ञान है। तो नर को अनुभव होते हैं, बोरिंग की प्रकृति होती है, कागला संबंध बताता है, और मन खोजता है। बताओ, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कीजिए, मजा आएगा। आप ये कमेंट करोगे, उसी के दम पे मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, और गारंटी लेता हूँ सारी की सारी परिभाषाएं चुटकियों में याद हो जाएगी, चुटकियों में, बैठे बैठे मन खुश हो जाएगा आपका। आप कहोगे वाह क्या यार परिभाषा याद हुई आज तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का और वातावरण का विज्ञान है। वुडवर्थ, वुड जानते हो ना आप, WOOD, वुड यानी लकड़ी, और वर्थ तो जानते हो कीमत है। अरे भैया लकड़ी को वातावरण में ध्यान से रखोगे तो ही उसकी कीमत है। यदि मान लो लकड़ी को आपने पानी में छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया, लकड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वुडवर्थ से याद रखिएगा वातावरण। वैसे भी व और व इसमें 2 बार आता है वुडवर्थ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यवहार और वातावरण भी 2 बार आ रहा है, समझ में आ रही होगी मैं बात बता रहा हूँ वो। तो वुडवर्थ से क्या याद हो गया भैया, वातावरण।
वुडवर्ड से क्या याद हुआ? वातावरण और व्यवहार। हाँ, स्किनर से क्या याद हुआ? अनुभव। मन से क्या हुआ? खोज। कागला क्या बताया? संबंध। और बोरिंग क्या करता है? प्रकृति। नेक्स्ट देखो वुडवर्ड की एक और परिभाषा, दो परिभाषा कथन है वुडवर्ड का बहुत शानदार, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत आसान है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा खोई, फिर मन और मस्तिष्क, अंत में चेतना खोई और किसको अपना लिया? व्यवहार को अपना लिया। खूब बार पूछा गया है कि यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा खोई, फिर मन मस्तिष्क और चेतना खोई और अंत में किसको अपना लिया? व्यवहार को। तो वुडवर्ड की ये तो स्टेटमेंट सबको याद रहता ही रहता है, कोई जरूरी भाई जो पढ़ा वो उसी की वुडवर्ड बता रहा है। ये वुडवर्ड एक वातावरण वाली बात बता रहा है। नेक्स्ट देखो गैरीसन, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा कि मनोविज्ञान संबंध का प्रत्यक्ष मानव, देखो मनोविज्ञान संबंध का और प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का विज्ञान है। प्रत्यक्ष देखो गेरू जानते हो आप? अरे गेरू आते हैं लकड़ी, सॉरी मिट्टी का होता है, मिट्टी गेरू बोलते हैं उसको। जैसा रंग होता है उसी प्रकार से पानी में घोलने के बाद लेप वेप देते हैं, तो गेरू यानी क्या है? प्रत्यक्ष। भाई जैसे देख लो उसी प्रकार का होगा, तो गेरिसन प्रत्यक्ष। नेक्स्ट परिभाषा अपने पिल्सबरी की। पिल्स तो जानते हो ना? अरे पिल्स का मतलब होता है टेबलेट्स, गोलियां, ठीक है ना। और यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत है और आपने मान लो टेबलेट खाई, मान लो सिर दर्द हो रहा है, टेबलेट खाई, तो आपको क्या उसका संतोषजनक रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, संतोषजनक। यही इसमें है और कुछ भी नहीं है। इसमें बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का मनोविज्ञान है, ये संतोषजनक परिभाषा है। यानी आपको पिल्स यानी यदि टेबलेट खाई तो संतोषजनक रहना है। बहुत आसान सी 8 परिभाषाएं, देखते देखते आपको चुटकियों में याद हो गई होगी परिभाषाएं, है ना। पूरा देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा भैया। यानी मन ने क्या की भाई? सबसे पहले मन ने की खोज। क्रो ने क्या बताया? संबंध बताया। उसके बाद देखो बोरिंग ने क्या बताई? प्रकृति। स्किनर या नर को क्या होता है? अनुभव। वुडवर्ड को व्यवहार और वातावरण। उसके बाद में वुडवर्ड ने एक और 3 वाली बात बोली। गैरीसन प्रत्यक्ष और पिल्स क्या है? संतोषजनक रिजल्ट देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखिएगा। इसके आगे का अपन वीडियो फिर से लेके आएंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।